माधव आग की परवाह किए बिना उस अमृत फल को उठाकर खा लेता है। जैसे ही माधव ने वो नीला अमृत फल खाया, उसके शरीर के चारों तरफ एक बिजली जैसा घेरा बन गया। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? इसके पास तो देवताओं जैसी शक्ति आ गई। भागो भागो, नहीं तो ये हमारी चटनी बना देगा। भागो। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग अपने पाने घर में कुंडी लगाकर सो रहे थे। तभी जंगल की झाड़ियों से एक तगड़ा आदमी, जिसका नाम शेरा था, पागलों की तरफ भागता हुआ आता है। उसके हाथ में पीली चमकती सोने की ईंट थी। ये मिल गया। अरे मिल गया। अब तो पूरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी। अब तो पूरे गांव में बस हम ही हम होंगे भैया। मिल गया रे। डिंग 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 डिंग। जैसे ही शेरा गांव की सीमा पर पहुंचता है, उसके हाथ का सोना काली राख और मिट्टी में बदल जाता है। शेरा की आंखें बाहर निकल आती है और उसका गला घुटने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। सुबह होते ही पूरा गांव लाश के पास जमा था, लेकिन वहीं दूर एक फटी पुरानी कुटिया के बाहर माधव पसीने में लथपथ होकर पत्थर पर जड़ी बूटियां कूट रहा था। तभी गांव का हरामी मुखिया और उसका चमचा बिरजू वहां टपकते हैं। क्यों रे माधव, देख लिया ना शेरा का हस्त्र? साला बड़ा सूरमा बना फिरता था। मिल गया ना सुकून। देखो, लालच की वजह से उसकी जान चली गई और तेरी फूटी किस्मत देख, तुझे तो मौत भी नसीब नहीं हो रही। आहा, अरे एकदम सही, 16 आने सही बात कह रहे हैं मुखिया जी। अरे माधव भैया, ये पत्थर रगड़ने से कुछ नहीं होगा। तेरी माँ का गला सूख के कांटा हो गया है, एक बूंद पानी नहीं उतर रहा। मान ले बेटा कि तू हार गया है। अरे ओ मुखिया जी और मुखिया के चमचे, जरा अपनी जबान को लगाम दो। शेर जब तक जिंदा है, गीदड़ों को शोर नहीं मचाना चाहिए। मेरी माँ की सांसें चल रही हैं और जब तक वो चलेंगी, माधव का हाथ नहीं रुकेगा। समझे तुम दोनों? ये तो डायलॉग बाजी करता है ये। अरे ओ लोहार के बच्चे, औकात में रह के बात कर। अरे इस जंगल में जो गया है वो कभी वापस नहीं आया। तू जाएगा ना तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तो सुन लो मुखिया, और तू भी सुन ले रे चमचे बिरजू। जिसके जिगर में दम होता है ना, वो हार के डर से घर में नहीं बैठता। आज अगर मैं उस जंगल से खाली हाथ लौटा तो समझ लेना माधव हार गया, और अगर लौट आया तो तुम्हारी ये हेकड़ी इसी मिट्टी में गाड़ दूंगा मैं। अरे जा 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 जा, देख लेंगे कितनी जान है तेरे बाजू में। मौत इंतजार कर रही है, जा उसी के गोद में बैठ जा। बात करता है। माधव अपनी फटी हुई पोटली बांधता है और कुल्हाड़ी कंधे पे रखता है और अपनी माँ के पैर छूकर सीधा उसी काल के मुंह यानी मौत के जंगल की तरफ कदम बढ़ा देता है। गांव वाले उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मुर्दे को विदा कर रहे हों। माधव निडर होकर आगे बढ़ रहा था। तभी उसे कहीं दूर से एक अजीब सी सुरीली लेकिन डरावनी आवाज सुनाई देती है। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बलि चढ़ाने को एक नेक दिल इंसान आएंगे, बलि चढ़ाने को एक नेक दिल इंसान। अरे ससुरा, कौन है बे? कौन है? अरे कौन है जो इस मौत के कुएं में बैठकर गाना गा रहा है? अरे जो भी है, अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आना,
तेरा पाला गलत आदमी से पड़ा है। कौन है बे? हैं? कौन है? सामने आ। झाड़ियां हिलती है और एक छोटा सा बंदर बाहर निकलता है। अरे ओ नौजवान, गुस्सा थूक दे। मैं तेरा दुश्मन नहीं, मैं तो खुद किस्मत का मारा हूँ। जरा देख मेरी हालत। हाँ, हे भगवान, अरे तू बोल कैसे सकता है? और ये खून, अरे क्या बला है रे तू? अरे तू दूर हट, मेरे से दूर हट, दूर हट, दूर हट। अरे मैं कोई मामूली जानवर नहीं हूँ भाई। मैं कभी इस इलाके का राजकुमार हुआ करता था। मैंने उस परी बानो के महल का एक ऐसा राज देख लिया जो मुझे कभी नहीं देखना चाहिए था। उसने मुझे ये बदसूरत शरीर दे दिया और इस जंगल का पहरेदार बना दिया। बस। बंदर माधव के पैरों में गिर जाता है। वो ऐसी एक्टिंग करता है जैसे दुनिया का सबसे शरीफ बंदा वही हो। वो माधव को एक रास्ता बताता है। ए माधव भाई, ए माधव भाई, मेरी बात सुन। मैं क्या कहता हूँ कि माधव भाई, तू अपनी माँ के लिए आया है न रे। परी बानों के पास वो जड़ी बूटी है जिससे मुर्दा भी खड़ा हो जाए। पर हाँ, वहां तक पहुंचने के लिए तुझे मेरी मदद चाहिए होगी रे। आगे एक उल्टी नदी बहती है जिसकी धारा पहाड़ की तरफ जाती है। अगर मैं उसमें नहा लूं तो मेरा ये श्राप टूट जाएगा और मैं फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। फिर मैं तुझे महल के गुप्त रास्ते से ले चलूंगा। मेरी बात समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तेरी बातों में दम तो लग रिया है, पर याद रखना बंदर, अगर तूने चालाकी की तो मेरी कुल्हाड़ी तेरी गर्दन नाप लेगी बिना देरी के। अबे ओ गधे, तू बस मुझे उस नदी तक तो पहुंचा, फिर देख मैं तेरी कैसे बलि चढ़ाता हूँ। भोला भाला इंसान आया है बलि चढ़ाने को। अरे नहीं 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 भाई, तू तो मेरा अन्नदाता है। ये कुल्हाड़ी उल्हाड़ी मुझसे दूर रखो। मैं भला तुमसे गद्दारी क्यों करूंगा? चलो चलो। दोनों चलते चलते एक ऐसी नदी के पास पहुंचते हैं जिसका पानी नीचे नहीं बल्कि ऊपर पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ रहा था। पानी का रंग गहरा काला था। बंदर जैसे ही उसमें छलांग मारता है, बिजली कड़कती है और धुआं सा उठने लगता है। अब मैं आजाद हो गया। हाँ, माधव माधव माधव, मेरे भाई, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब चल, अब वो महल दूर नहीं है, पर हाँ, याद रखना, वहां जो भी दिखे उसे छूना मत जब तक मैं ना कहूं। चलो आ जाओ। राजकुमार और माधव जंगल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां हवा भी डर के मारे रुक गई थी। अचानक झाड़ियों से एक बेहद खूबसूरत हिरन निकलता है। अरे बाप रे बाप, देख रहा है माधव, यही है वो मायावी हिरन। इसके सींगों में वो संजीवनी जड़ी बूटी का अर्क है जो तेरी माँ को बचा सकता है। चल जा, तुरंत इसे पकड़ ले। कहीं ये भाग गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। जा जा, तेजी से जा जा। अरे लेकिन तूने तो कहा था कि किसी चीज को हाथ मत लगाना, लेकिन अब क्या हुआ? अरे भाई, ये भी तो कहा था जब तक मैं ना कहूं। अरे भाई वो तेरी किस्मत है। ये किस्मत हर किसी को नहीं दिखती है। जल्दी जा, फालतू की बातें मत कर। जा, जल्दी जा। माधव जैसे ही उस हिरन की पीठ पर हाथ रखता है, जंगल का मंजर बदल जाता है। आसमान काला पड़ जाता है, बिजली कड़कती है और वो हिरन चीखता हुआ बड़ा होने लगता है। उसके पैर खंबे जैसे हो जाते हैं और चेहरे पर सिर्फ एक बड़ी दहकती हुई आंख निकल आती है। हिरन अब एक विशाल राक्षस बन चुका था। आ गया एक और शिकार। परी बानों की दावत का वक्त हो गया।
राक्षस एक ही झटके में माधव को पटक देता है। माधव की कुल्हाड़ी दूर जा गिरती है। राजकुमार दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी माधव को उस साधु की बात याद आती है। अंधे की ताकत उसकी आवाज में है और राक्षस की जान उसकी नाभि में। अच्छा बेटा, तू आवाज से शिकार करता है ना, ले फिर ये खा। माधव पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंकता है। राक्षस आवाज सुनकर उस तरफ हमला करता है। माधव मौका देखकर पीछे से झपटता है और अपनी जेब से वो पीतल की सुई निकालता है जो उसे जड़ी बूटियों के थैले में मिली थी। जय बजरंग बली, चख इसका स्वाद। माधव पूरी ताकत से सुई राक्षस की नाभि में गाड़ देता है। राक्षस के शरीर से काला धुआं निकलने लगता है और वो तड़प कर गिर जाता है। मरते मरते वो माधव की आंखों में देखता है। तू जीत कर भी मर गया माधव। तू जीत कर भी हार जाएगा माधव, क्योंकि महल में तेरा बाप इंतजार कर रहा है। परी बानो तुझे कच्चा चबा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी। राक्षस के मरते ही राजकुमार फिर से नाटक शुरू कर देता है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह माधव भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने। तुम तो एकदम चीता आदमी निकले भाई, एकदम गर्दा उड़ा दिए। शाबाश शाबाश। वे आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी बस्ती पहुंचते हैं जहां छोटे छोटे कद के अजीब से लोग रहते हैं, मटरू और चटरू। आइए आइए वीर जवान, हम तो आपका ही रास्ता देख रहे थे। हम आपको महल का छोटा रास्ता दिखाएंगे, आइए। हाँ हाँ, हमारे यहाँ ना मेहमानों की बड़ी खातिरदारी होती है। तभी पास के एक सूखे पेड़ पर बैठा एक तोता माधव के कान के पास आकर फुसफुसाता है। भाग जा माधव, भाग जा, ये बौने तुझे बचा नहीं रहे, ये तुझे परी बानों की बलि देने के लिए सजा रहे हैं। ये सब मिले हुए हैं। अच्छा, तो ये सब मिलकर बकरे को हलाल करने की, मतलब मुझे हलाल करने की फिराक में है। ठीक है, अब देखो माधव क्या खेल करता है। अब शुरू होगा माधव का खेल। अरे चटरू मटरू भाई, तुम लोग बड़े नेक दिल निकले यार। चलो रास्ता दिखाओ, मैं तो खुद परी बानों से मिलने को मरा जा रहा हूँ। चलो चलो चलो। बौने और राजकुमार और माधव को लेकर पहाड़ी के उस पार पहुंचते हैं जहां बादलों के बीच परी बानों का महल खड़ा था। हाँ तो देखो माधव भाई, पहुंच गए हम मंजिल पर। वो जो सामने बड़ा सा दरवाजा दिख रहा है ना, वहीं तेरी किस्मत खड़ी है, जा। किस्मत कड़ी है या मौत, वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। पर तुम लोग इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, जैसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो, हैं? जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ सिंहासन पर एक औरत को बैठा हुआ पाते हैं जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। ले आए हुजूर, ले आए। ये देखिए, ये रहा वो नेक दिल बेवकूफ इंसान जिसका आपको इंतजार था। ये देखिए। अबे राजकुमार, ये क्या नीचपना है रे? मैंने तेरी जान बचाई है और तू? अबे ओ देहाती लुहार, जान तूने मेरी नहीं अपनी गवाई है। मैं कोई राजकुमार नहीं। अरे मैं तो परी बानों का पालतू कुत्ता हूँ। मुझे तो बस एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी रूह साफ हो, ताकि उसकी बलि देकर हमारी मालकिन हमेशा के लिए जवान और आजाद हो सके। वाह, बहुत खूब। बहुत दिनों बाद ऐसा शुद्ध खून चखने को मिलेगा। बोनो, इसे पकड़ लो और वेदी पर लिटा दो। मटर, चटरू और राजकुमार तीनों मिलकर माधव पर झपटते हैं। उसे एक पत्थर के खंबे से जंजीरों में जकड़ दिया जाता है।
परी बानो धीरे धीरे अपने सिंहासन से उतरती है और अपना नकाब हटाती है। अंदर कोई परी नहीं बल्कि एक जादूगर निकली। बस कुछ ही पल, फिर तेरा दिल मेरा होगा और ये दुनिया तेरी दासी। बेटा माधव, अब कुल्हाड़ी नहीं दिमाग चला। वो देख, नीली आग के बीच वो चमकता हुआ अमृत फल। तोते ने सही कहा था कि इसकी ताकत वहीं छिपी है। अरे अरे ओ कंकाल की अम्मा, ओ अरे इधर मेरी बात तो सुनो। देख, तू मेरी बलि तो दे देगी, पर क्या तुझे अपने इन चटरू पटरू मटरू पटरू, अबे जो भी ये बौने हैं, इनके बारे में पता है? इन बौनों ने उस नीले फल को चुराने की योजना बनाई हुई है। वो देख, वेदी के पीछे। हाँ देख। जैसे ही परी बानो और बौने आपस में शक की निगाह से एक दूसरे को देखते हैं, माधव अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर झटकता है। वो खंबे की एक ढीली कील का फायदा उठाता है और आजाद हो जाता है। वो सीधा झपट्टा मारकर उस नीली आग के कुंड में हाथ डालता है। नहीं, रोको रोको उसे, वो फल खा गया तो सब खत्म हो जाएगा, रोको उसे। माधव आग की परवाह किए बिना उस अमृत फल को उठाकर खा लेता है। जैसे ही माधव ने वो नीला अमृत फल खाया, उसके शरीर के चारों तरफ एक बिजली जैसा घेरा बन गया। अरे ये क्या हो गया? इसके पास तो देवताओं जैसी शक्ति आ गई। भागो भागो, नहीं तो ये हमारी चटनी बना देगा। भागो! कोई कहीं नहीं जाएगा। मारो, अगर ये फल इसके खून में मिल गया तो मेरा हजारों साल का राज मिट्टी में मिल जाएगा। मार डालो इसे। राजकुमार अपनी जादुई तलवार लेकर माधव पर झपटता है, पर माधव बिना मुड़े ही उसका हाथ हवा में पकड़ लेता है और ऐसे मरोड़ता है जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। माधव माधव, मुझे छोड़ दो, मैं तो मजबूर था। अरे मेरी कोई गलती नहीं है। मजबूरी गद्दारी का बहाना नहीं होती गद्दार। तूने मेरी माँ की ममता का मजाक उड़ाया, अब देख माधव का इंसाफ। माधव अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, उसे पास में जल रही पवित्र नीली आग के कुंड में डुबो देता है। कुल्हाड़ी का लोहा अब सफेद होकर चमकने लगा था। परी बानो अपनी काली शक्तियों से माधव पर काले धुएं के हाथ उसे जकड़ने की कोशिश करते हैं, पर माधव की नीली रोशनी के आगे वो धुआं गायब हो जाता है। तू आजाद होना चाहती थी ना? ले, आज तुझे हमेशा के लिए इस नरक से आजाद करता हूँ। माधव पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी को परी बानो की तरफ फेंकता है। जैसे ही वो जादुई कुल्हाड़ी परी बानो के कंकाल जैसे शरीर से टकराती है, आग की एक भयंकर लपट उसे चारों तरफ से घेर लेती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं खत्म नहीं हो सकती। परी बानो देखते ही देखते राख के ढेर में बदल जाती है। लेकिन तभी एक और जादू होता है। जैसे ही परी की शक्ति खत्म हुई, वो ढोंगी राजकुमार फिर से उसी खूनी आंखों वाले बंदर में बदल गया और बौने मटरू चटरू पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गए। माधव माधव, मुझे माफ कर दो माधव, मुझे माफ कर दो। तुझे तेरी सजा मिल गई है। अब तू इस जंगल में जानवर बनकर ही भटक, ताकि किसी और नेक इंसान से गद्दारी ना कर सके। माधव वहाँ पड़ी वो दिव्य संजीवनी बूटी उठाता है। सूरज की पहली किरण के साथ माधव गांव की सीमा पार पहुंचता है। मुखिया और बिरजू वहाँ खड़े होकर मजाक कर रहे थे। अरे देख 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 बिरजू, वो कौन आ रहा है? क्या माधव का भूत है क्या? अरे नहीं 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 मुखिया जी, वो तो माधव ही है, पर ये तो बदला बदला लग रहा है। माधव के चेहरे पर एक गजब का तेज था। वो सीधे अपनी कुटिया में जाता है और माँ के गले में बूटी का अर्क डालता है। माँ की आंखें खुल जाती है। गांव वाले बाहर जमा हो जाते हैं। मुखिया जी, मौत का जंगल अब साफ हो चुका है। अब वहाँ न सोना है न शैतान, वहाँ सिर्फ न्याय है। और याद रखना, अगर अब किसी ने लालच में पैर बाहर निकाला
तो माधव की कुल्हाड़ी अभी सोई नहीं है। मुखिया और बिरजू खौफ के मारे माधव के पैरों में गिर पड़ते हैं। पूरा गांव माधव रक्षक के जयकारे लगाने लगता है। माधव अब सिर्फ एक लोहार नहीं, बल्कि उस रहस्यमय जंगल का रक्षक बन चुका था।